जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाते हैं, हक रखते हैं जब तक वे संविधान पर अमल कर रहा हो। कुछ इसी तरह बक्सर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मदर टेरेसा पर विवादित बयान दिया है। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो भोपाल में जमीयत की नेशनल गवर्निंग बॉडी यानी राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में उन्होंने देश के मौजूदा हालात को संवेदनशील और चिंताजनक बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना मदनी ने अपने भाषण में कहा है कि देश के मौजूदा हालात बहुत सेंसिटिव और चिंताजनक है। उन्होंने मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज किया गया। जामिया उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जमीयत की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के बावजूद हुई कार्रवाइयों पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वह संविधान की रक्षा करता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी ने कहा, इस समय देश में 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि 60% लोग खामोश हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इन 60% खामोश लोगों से संवाद करें, अपनी बात उनके सामने रखें, क्योंकि अगर यही वर्ग मुसलमानों के खिलाफ हो गया तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कि इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों के मुआफिक 10% लोग हैं, अलग अलग वजहों से हमारे मुआफिक हैं। मुखालिफ लोग 30% हैं, ज्यादा से ज्यादा। और खामोश लोग जो ना मुआफिक हैं ना मुखालिफ हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक 60% है, कम से कम 60% है। जो खामोश अक्सरियत है उसे फिरका परस्त अनासिर अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। अगर ये माइल हो गए तो मुल्क और मुसलमानों के लिए एक संगीन खतरे की घंटी होगी। अगर हम चाहते हैं कि फिरका परस्त अनासिर कामयाब न हो तो कौम, तंजीमों, शख्सियात और मुसलमानों के नुमाइंदों को दावती मिजाज इख्तियार करना होगा। जिहाद को लेकर मौलाना मदनी ने कहा, आज सरकार और मीडिया एक पवित्र शब्द को पूरी तरह गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिहाद को लव जिहाद, फूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, जबकि जिहाद हमेशा पवित्र रहा है और दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए बताया गया है। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है
अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। एक और जहां मौलाना मदनी के बयान पर बहस छिड़ गई है, वहीं बक्सर में बोलते हुए गिरिराज सिंह ने मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि उन्होंने मां की तरह काम नहीं किया। इसका विधिवत बिहार जैसे प्रांत से लेकर के देश भर में लव जिहाद, मैं उससे पीड़ित हूं अपने जिले बेगूसराय में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सारी जिहादें चल रहा है। और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन, अब बिहार में हिंदुओं को सनातन की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इस देश के अंदर कांग्रेस के शासन काल से ट्रेसा को मदर ट्रेसा कहा गया, शांति पुरस्कार दिया गया, लेकिन वो ट्रेसा मदर वाली काम नहीं की। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया आदिवासियों को, गरीबों का। आज बिहार सहित, मेरे जिले सहित घृणा पैदा की जा रही है। धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में कर रहे हैं, लव जिहाद मुसलमान में हो रहा है। ये हिंदुओं के लिए बड़ी समस्या होगी। भोपाल में मौलाना मदनी हो या बक्सर में गिरिराज सिंह, विवादित बयान देने वाले ये नहीं जानते कि उनके बयान का असर देश की गरीब और कम पढ़ी लिखी जनता पर सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसे वक्त में जबकि राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है और झारखंड में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स मिल रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि हम विचारधाराओं के संघर्ष के दौर में जी रहे हैं। ऐसे वक्त में देश को तोड़ने वालों से जोड़ने वालों की ज्यादा जरूरत है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप हूँ, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नवाज देवबंदी की इस नज्म के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो आज भी हमारे देश भारत में जब किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ के इंतजार में है, तो एक बातें सुनने को मिलती है कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट के फैसले पे देख लेंगे। यानी कोर्ट पर उस तरह का विश्वास है कि कहीं से जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट इंसाफ देगी, उनके पक्ष में देगी, फैसला उनके पक्ष में देगी। इस समय मौलाना मदनी का एक बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, विवादित बयान कहा जाए, और ये इसकी शुरुआत मदनी के बयान से नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे विवादित बयान 2018 से संभवतः इसकी शुरुआत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दी जाने लगी है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह, जिनकी खुद बीजेपी के कई नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं, मदर टेरेसा के खिलाफ उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी रांची से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुशांत मुखर्जी है, माले नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सुशांत दा आपका। रमाकांत महतो जी है, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। बीजेपी से शशि रंजन सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से, शशि जी बहुत स्वागत है आपका। और कमल देव नारायण शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, कमल देव जी बहुत स्वागत है आपका। शशि साहब से शुरुआत करते हैं। शशि साहब,
दो बयानों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले मौलाना मदनी ने जो बयान भोपाल में दिया है, किस रूप में उसको आप देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर लेकर सीधे तौर पर उन्होंने टिप्पणी की है, किस रूप में देखते हैं और देश के लिए कितना? क्योंकि जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट से हम इंसाफ ले लेंगे। तो एक भरोसा है आज भी लोगों का न्यायपालिका पर, उस व्यवस्था पर? शशि साहब जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले ये जो उन्होंने बातें कही है, मदनी साहब ने जो बातें कही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देशद्रोह को बढ़ावा देने वाली बात है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को बाहर भेज देना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं और देशद्रोह की बात करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, समाज में सभी वर्ग और समाज के सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान देना माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखे, और देश तोड़ने वाले को यह सरकार कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। ऐसे लोग देश के अंदर में रहकर देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को देश से निकाला जाना चाहिए। चलिए एक बार हम कमलदेव नारायण शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। कमलदेव नारायण शुक्ला जी, किस रूप में देखते हैं आप मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? आपने बयान सुना होगा, किस रूप में देखते हैं इस बयान को? क्योंकि सीधे न्यायपालिका पर एक तरह से कहा जाए तो हमला है। कमलदेव साहब, चलिए कमलदेव साहब को रुक आवाज नहीं मिल रही है। सुशांतो दा का रुख कर लेते हैं। सुशांतो दा, वही सवाल जो कमलदेव साहब से सवाल हमने किया कि किस रूप में आप इस बयान को देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज बयान किस पर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इशू किए हैं, लेकिन बयान कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से देश को बनाया जा रहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, हर चीज़ के अलग अलग बयान आते हैं। कटाक्ष करने की जो तरीका है अब बदल गए हैं, ये 11 सालों में बदल गए हैं, पहले नहीं थे। हमें याद है कि मदर टेरेसा पर भी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे शब्द रखे, लेकिन देखिए उन्हीं के नेताजी क्या बोलते हैं। इस तरह से बयान जो देते हैं ये नहीं होना चाहिए, देश के लिए गलत है। हमें लगता है कि दोनों पक्ष को सोचने की ज़रूरत है। और ये जो आपका जो देख रहे बयान जो दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर जो बयान दिए हैं, इसका एक चोट है ये, मतलब उनका उसको क्या बोलेंगे, चोट है। उनको लगता है कि इस तरह से हो रहे, क्योंकि अब लोग बोलने लगे हैं कि भाई जितना भी घोटाले हुए थे, जितना भी यहाँ जांच हुए हैं, बच्चे बोलते हैं सारे कोई चले गए एक ही पार्टी में और उसका कुछ नहीं हो रहा। तो न्यायालय पर बच्चे भी बोलने लगे हैं, तो ये बयान दिए हैं, लेकिन ये बयान गलत है, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। जी चलिए, रमाकांत जी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, पहला रिएक्शन क्या, फर्स्ट प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस बयान को लेकर? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही गलत बयान है, और ऐसे बयानों में सार्वजनिक मंच पे मदनी जी ने जो बयान दी है, निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से दिया गया बयान सामने दिखाई दे रहा है। वो देख रहे हैं कि आगे उनका प्रिंट किया हुआ है, उसे पढ़ रहे हैं, वो उसी पर स्पीच दे रहे हैं वो। तो ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। और जो संविधान का व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट, और उसको व्याख्यात करने वाला उतनी बड़ी संस्था है, और उस पर आरोप लगा देना इस प्रकार का, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा आरोप मदनी जी पर लगता है। और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे बयानों से इन्हें बाज आनी चाहिए। और ये पहली बार इन्होंने बयान नहीं दी है ऐसा, इससे पहले भी इन्होंने कई बार
उत्तर प्रदेश के कई मंचों में इन्होंने बयान दी है और उस पर एक्शन हुए हैं और मुझे लगता है इस पर भी एक्शन होगी। सरकार इस पे छोड़ने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है और केंद्र में भी जो सरकार है वो भी जो कानून के और संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे लोग जो हैं इस और देश में बचने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, इब्राहिम जी एक बात कहूँगा, लोगों को ये समझना चाहिए पहले कि धर्म यानी संप्रदाय बड़ा है कि संविधान बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है कि आपका संप्रदाय बड़ा है, कि जो धर्म जो है यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष देश में आप धर्म को आगे करके उनके एक्ट को चलाना चाहते हैं, संविधान के एक्ट को बाहर करना चाहते हैं और द्वैधात्मक बातें राजनीतिक दल के लोग नहीं करें इस प्रकार की कि यहाँ पे देश में ये हो रहा है तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है इस सामने दिखाई दे रहा है। आज विश्व भर में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सराहना हो रही है कि 11 वर्षों में देश ने जो उन्नति की है, भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति जो इस देश में हुआ है, उसके बावजूद इन लोगों को रास नहीं आ रहा है और रास नहीं आने के चलते मानसिक संतुलन ऐसे लोग खो रहे हैं। आज सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन इससे राष्ट्र को भला होगा वही मदनी जैसे लोगों को भला होगा। अरे इन्हें सीखना चाहिए। वो सांसद से हैदराबाद के माननीय सांसद जो हैं वो कैसे बयान देते हैं, पार्लियामेंट में कैसे बोलते हैं, सभाओं में कैसे बोलते हैं। वो आज तक तो कभी इस प्रकार की अवहेलनात्मक बातें नहीं की, लेकिन मदनी जैसे लोग राष्ट्र को तोड़ने वाली जो भाषा कह रहे हैं और इन भाषा को यदि कई राजनीतिक दल यदि उससे कहेंगे कि ये राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी, तो समझ लीजिए वो भी राष्ट्रद्रोह के तरह ही अपराध कर रहे हैं कि मदनी जैसे लोगों के बयानों को यदि कोई समर्थन करता है तो ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए कमलदेव नारायण शुक्ला साहब का रुख कर लेते हैं। कमलदेव साहब मेरी आवाज जा रही है आप तक? कमलदेव साहब मेरी आवाज जा रही है आप तक? कमलदेव साहब को आवाज नहीं मिल रही मेरी। शशि रंजन साहब का रुख कर शशि साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है। शशि साहब आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट 2016 या 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बयानों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 2018 में सबसे पहले 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, और उन्होंने जो कहा था उसका लबोलुबाब था कि न्यायाधीशों ने खुलकर कहा कि देश का लोकतंत्र और न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में है और अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो लोकतंत्र को बचा पाना मुश्किल है। ये बात कही थी और इसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे राजनीति करार दिया था, जजों को जज राजनीति कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, तो उस पर भी आपके मंत्री ने कहा था, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, विवादित बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि वो एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। तो ये परंपरा जो शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देने की या उनके फैसलों के खिलाफ बयान देने की, ये कितना घातक है एक देश के लिए? शशि साहब देखिए, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया गया है यह सचमुच ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी अभी हमारे पार्टी के प्रवक्ता झारखंड के रहने वाले, उन्होंने सही कहा कि जो पूरे विश्व के अंदर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति जो पॉजिटिव बन रहा है, उसको ऐसे लोग जो देशद्रोही लोग हैं, जो मदनी जैसे लोग हैं, जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग देश के लिए घातक लोग हैं। हमें ये ऐसा लगता है कि ये कहीं कुछ षड्यंत्र के तहत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि इस देश में नई लड़ाई पैदा किया जाए। लेकिन इस देश के लोग, भारत के रहने वाले लोग, इन लोगों के झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। मदनी जैसे लोगों की बातों को ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं।
लेकिन मुझे भरोसा है सरकार पर कि इस देशद्रोही मदनी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। इस देश भारत में रहने वाले लोग ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करें अपने सुप्रीम कोर्ट पर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। चलिए कमलदेव साहब, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। आपसे सवाल यही था कि जो बयान आया है मौलाना मदनी का, उसको लेकर पहला रिएक्शन आपका क्या, किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मदनी जी का जो बयान है उसको कोई कैसे पसंद कर सकता है? घृणा का बयान चाहे जिस साइड से भी हो, नफरत का बयान चाहे जिस साइड से भी हो, और सुप्रीम कोर्ट पर इस ढंग की टिप्पणी करना, मदनी जी के बयान को कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। एप्रिशिएट तो वही करेगा जिसको देश को तोड़ने की जरूरत है, जो देश को तोड़ने के बारे में सोचता है, जो देश में नफरती माहौल पैदा करके सत्तासीन होना चाहता है। तो मदनी जी ने कहा उसको कंडेम होना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस दल से आते हैं वह दल देश को जोड़ना चाहता है, देश की एकता और अखंडता को, भाईचारा को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि देश की आजादी से लेकर संविधान निर्माण तक उसकी भूमिका रही है। इसको तूल देने का काम तो वही लोग करते हैं जो तूल देते रहे हैं। मदनी जी के बयान को कहीं से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। चलिए रमाकांत जी का रुख करते एक बार। रमाकांत जी, शशि जी तक मेरी पूरी आवाज़ नहीं पहुंची थी। जो सवाल था आपसे कि जो 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उस पर जिस तरह से संबित पात्रा भी इस बयान का, मौलाना मदनी के बयान को लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि ये राजनीति कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी की बात करें, रविशंकर जी की बात करें, तमाम लोगों कभी ना कभी किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुके। तो एक गलत परंपरा की शुरुआत आपको लग रहा है कि हो रहा है? और जैसा आपने भी अप्रिशिएट किया, आप कह भी रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इस बात का खंडन किया कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए किसी भी दल से। बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। और जिन जजेज की बात कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की जो बात कर रहे हैं, बयान जो आए थे, तो उस पर आप कह सकते हैं कि उस समय तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो स्वाभाविक है, देखिए लंबे अरसे से सरकार में शामिल थे कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी उस समय किस तरीके से जजों की नियुक्तियां करती थी, इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर के बाद में भी आप देख सकते हैं, माननीय राजीव गांधी जी के समय भी। तो जज पार्टी के होते हैं? सुनिए ना, मेरी बात को पहले सुनिए सर। जज पार्टी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस सिस्टम को कांग्रेस पार्टी ने डेवलप करके रखा था वहां पे, उस सिस्टम का परिणाम दिखने को आया। हजम नहीं कर पा रहे थे वो अपने आप को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक सामान्य गरीब घर से संघर्ष करके चाय बेचने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो बहुतों के पेट फूलने लगते हैं। लेकिन बाद में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को लेकर के, राष्ट्र को केंद्र बना करके जब काम करने लगे, तो यही जजेज, उनके बयान कैसे आने लगे, इस बात पर भी जरा गंभीरता से विचार करिए। एक परिवार से ही केवल प्रधानमंत्री बनते थे, एक खास लोग ही सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, और आज भी वही होता है, ऐसा नहीं है। उसी कानून पे चल रहा है सिस्टम, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उसका प्रतिरोध कर चुके, विरोध जता चुके हैं, और इसकी समीक्षा धीरे धीरे हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संविधान के बारे में जो चीजें, जो आज भारत में भारतीय न्याय संहिता बना, पहले जो अंग्रेज के कानून थे वही कानून चल रहे थे। चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, नई शिक्षा नीति को 1986 के बाद एजुकेशन नीति नहीं बनी थी, शिक्षा नीति नहीं बनी थी। आज भारतीय बेस आधारित शिक्षा नीति बनी, तो आज देखिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी समग्र क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही चीजें पहले करने चाहिए थी। और जो पाप कांग्रेस पार्टी ने वहां बीजारोपण किया था, आज माननीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उसकी कांग्रेस पार्टी ये स्थिति में थी। रमाकांत जी, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली बयानों पर आखिर बात है कौन सुप्रीम पार्टी कोर्ट थी? के खिलाफ जो संबित पात्रा देश को टुकड़े करने वाली पार्टी कौन पार्टी थी? रमाकांत जी राजनीतिक दलों पे मुद्दा हम रखेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के को लेकर जिस तरह से बयान आया उस पर हम चर्चा करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 4 जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला जा रहा है, चाहे वो प्रहलाद जोशी हो, संबित पात्रा हो, रविशंकर प्रसाद हो, तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत है। आपने उस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने नहीं दिया था। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आरोप नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से जिन जजेज ने इस प्रकार की बातें उठाई थी उस पर कटाक्ष थी। नहीं, उस कोर्ट के मामले का मदनी साहब का बयान जो आप कह रहे हैं, कृषि कानून पे भी कहा था, मदनी के बयान को उन नेताओं के साथ जोड़ दे रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। वो बयान और ये बयान इन पर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि उन बयानों और इन बयान में अंतर नहीं है? ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये राष्ट्र पे आरोप लगा रहे हैं। रमाकांत जी, बात को डाइवर्ट मत कीजिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर एकदम नहीं कर रहा हूं। मौलाना मदनी ने जो बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैं और नक्षत्र न्यूज इसका खंडन करते हैं, बिल्कुल, और ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक परंपरा हो रही है। कृषि कानून को लेकर भी प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, सरकार के कामों हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर चीजों पे यदि हस्तक्षेप हो, उसके बाद आग्रह किया था कि हर चीजों पे संसदीय व्यवस्था पर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे, यही माननीय प्रहलाद जोशी जी ने कही थी। अस्वाभाविक है, लोकतंत्र में काम करने देना चाहिए, ये कौन सी खराब है? क्यों नहीं कहेंगे? हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम फैसला ले रहे हैं, और हर चीज में आप कह देंगे अरे भाई पहले सरकार क्या फैसला ले रही है उस पर देखिए, और गलत होगा तब बोलेंगे आप। तो हर चीज में आप शुरुआती तौर पे ही यदि आप उसमें बयान दे देते हैं, तो प्रहलाद जोशी जी ने आग्रह किया कि भाई सरकार के फैसले को पहले देखा जाए कि ये जनहित में है या नहीं। ये कौन सी खराब बात है ये? नहीं, तो स्वतः संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया था, याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिका की सुनवाई। खैर चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विवादित बयानों पर बात हो रही है, चाहे मौलाना मदनी की बात करें या गिरिराज सिंह की बात करें, उन बयानों पर किस तरह से रिएक्शंस आते हैं, किस तरह से देश में एक नेगेटिव माहौल खड़ा होता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो मौलाना मदनी ने एक विवादित बयान दिया है, दूसरा बयान गिरिराज सिंह ने दिया है। मदर टेरेसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मदर टेरेसा जैसी शख्सियत पर गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं। मदर टेरेसा का पूरा जीवन समाज सेवा और मानवता के लिए समर्पित था। एलवी सिंह भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता, जो बाबूलाल से बेहद नजदीकी रिश्ता है उनका, कई बार उनके घर में आना जाना, ये सारे दस्तावेज हैं, फोटो है इनके साथ। चलिए, तो जेएमएम की प्रतिक्रिया आई है और विवादित बयानों पर हम बात कर रहे हैं। शशि साहब का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। शशि साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शशि साहब, बीच बीच में आवाज लग रहा कट जा रही है। पहुंच रहे हैं शशि साहब, पहुंच रही है। हाँ शशि साहब, सवाल आपसे यह है कि मौलाना मदनी ने एक विवादित बयान दिया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, उन्होंने मदर टेरेसा को लेकर एक विवादित बयान दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी मदर टेरेसा को किस रूप में देखती है। कुछ नेता बहुत अप्रिशिएट करते हैं मदर टेरेसा के कार्यों को, कुछ लोग उनको कन्वर्शन किंग बताते हैं, जैसा कि बताया आज गिरिराज सिंह ने। किस रूप में आप देखते हैं गिरिराज सिंह के इस बयान को? शशि साहब, देखिए, गिरिराज जी ने जो कहा है उसको आप अच्छा से सुनिए। उन्होंने क्या किन शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये जो धर्म परिवर्तन वाली बात है, सचमुच चाहे कोई मुस्लिम समाज का हो, उसका अगर हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो गलत है। अगर किसी हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये गलत है। उनका कहने का अर्थ लोग उसका अनर्थ निकाल रहा है। कहने का अर्थ है कि ये समाज के अंदर में ये जो बदलाव करा रहे हैं, हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान से हिंदू बना रहे हैं, ईसाई का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये गलत है। उनका कहने का मतलब यही है, चाहे वो जो लोग कराए हैं, नहीं, वो धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन पे गलत नहीं,
उन्हें धर्म परिवर्तन पे गलत उन्होंने कहा कि, लेकिन मदर टेरेसा को एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मदर उनके नाम के साथ लगा हुआ है, ये उन पर शोभा नहीं देता। इस तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया कि मदर कहलाने लायक नहीं, कुछ ऐसा बयान है। देखिए बयान तो हम उनका देख रहे हैं, बयान में वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। बयान अभी आपके ही चैनल पर मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का एक अभियान चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं भी देख रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं हमारे हिंदू समाज के लोगों को, जो गरीब परिवार है, उसको धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए जो धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहे हैं। चलिए, गिरिराज जी का कथन पूर्णतः सत्य है। अच्छा, आप किस रूप में देखते हैं मदर टेरेसा को? किस रूप में आप देखते हैं मदर टेरेसा, उनके कार्यों को किस रूप में आप देखते हैं? शशि जी, जी 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 जी, आप किस रूप में देखते हैं मदर टेरेसा जी ने? जी जी, देखिए मदर टेरेसा जी ने जो काम किए हैं अच्छे किए हैं, लेकिन उन पर भी कुछ आरोप है। गिरिराज जी ने जो आरोप लगाए हैं वो धर्म परिवर्तन वाली कुछ आरोप तो है, तो ये तो गलत चीज है। किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है, और गिरिराज जी का कोई विवादित बयान उस पर नहीं है। उस पर जो भी बयान है उनका एकदम पूर्णतः सत्य है। और मदर टेरेसा जी समाज में अच्छा काम किए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहा ही जाएगा, लेकिन अगर जो कोई गलत काम करेगा तो गलत कहा जाएगा। चलिए, और वो जो धर्म परिवर्तन का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। चलिए, हालांकि आपके शब्दों में आप के आरोप है उन पर, आप लोग लगातार कहते हैं कि भैया बीजेपी की जो नेता पर जनसुराज ने पिछले दिनों आरोप लगाया, तो आप कह रहे हैं भाई वो आरोप है, तो मदर टेरेसा पे भी आरोप है। खैर, बहरहाल सुप्रिय भट्टाचार्य जो जम के महासचिव हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं कि उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कुछ कहा है। चूंकि भारत सरकार के मंत्री एक माँ, उनको माँ का दर्जा प्राप्त है और संत का भी दर्जा प्राप्त है। उनको थोड़ा सा भी यदि आभास होता है, वो केवल दक्षिण बिहार तत्कालीन जो था, जब उनका कार्यक्षेत्र रहा दक्षिण बिहार में, केवल कुछ रोग का सेवा यदि देख लेते हैं, या अभी भी उनके जो सेंटर्स है मिशनरीज ऑफ चैरिटी का, तुमको शर्म आएगा अपनी बातों पर। एक संतान होकर कभी कुमाता किसी को बोला जाता है? क्या संस्कार है? पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो वो माता मदर टेरेसा, उनका समर्पण समाज के प्रति, उनका समर्थन मानवता के प्रति जो रहा है, अद्वितीय रहा। चलिए, कमलदेव नारायण शुक्ला साहब का रुख करते हैं। कमलदेव नारायण जी, आपने कहा था ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि विपक्षों पक्षों इस तरह के बयान जब आते हैं तो इसका खंडन करते हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो मौलाना मदनी के बयान पे आपने कहा, एक और विवादित बयान आया है गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ऐसे लगातार बहुत सारे विवादित बयान आ रहे हैं देश में अब। कमलदेव साहब, चलिए जरा इसको टेक्निकल इशू को जरा सॉर्ट आउट कीजिए कि एंकर की आवाज मुकम्मल पहुंचे गेस्ट तक। सुशांतो दास रुक कर लेते हैं। सुशांतो दास, सेम सवाल आपसे ही है। जी, देखिए, हम तो शशि रंजन जी को, जो बिहार से बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी के नेता, उनसे पूछना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन में पूरे देश में जो धर्म अगर कोई परिवर्तन करेंगे, सुशांतो मुखर्जी अगर क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, ये तो मेरी इच्छा है, अगर इस पर कोई एफआईआर हुए हैं, कोई ऑब्जेक्शन है, कहीं कुछ कोई अगर धर्म अपना परिवर्तन करने चाहते हैं, इस पर कौन रोकेंगे? हम अगर कुछ भी बनने के चाहें तो हम बन सकते हैं। नहीं, फोर्स कन्वर्शन नहीं होना चाहिए जी। अगर आप बता दें, हमारे झारखंड हो, बिहार में हो, कितने मामले हुए हैं, हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। आप निश्चित तौर पर एक भी एफआईआर करवा दें, आप लोग को करवाना चाहिए,
उनको पकड़ के कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत किए हो? ये कर पाए? नहीं कर पाए। और इस तरह से मदर टेरेसा पर बात, एक मंत्री, क्या मतलब, मैंने दुनिया देखते होंगे, जो पाए वो बोल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और कोई अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर अगर वो कोई एफआईआर करे तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन वो अगर कुछ एफआईआर नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, तो उस पर कौन कार्रवाई करेंगे? वो विरोध नहीं करते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, कुछ नहीं, वो अपने खुद करने की कोशिश अपने किए हैं। तो फिर क्या है, हम परिवर्तन हो जाए तो हमको कौन रोकेंगे अगर हम चाहे तो? इस पर बयान दे के राजनीतिकरण ना करें। हमें लगता है कि ये राजनीतिकरण होते और इससे एक पार्टी विशेष को फायदा होते। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता है कि देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो इस बयान से हटना चाहिए। जो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसका भी हम उसका कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह का बयान इनका उनका किसी तरह से 16-17 से जो चले आ रहे हैं, 16-17 से जो चले आ रहे बयान, कभी जज साहब देते हैं, कभी बीजेपी के नेता देते हैं। जब दे देते हैं, जज साहब दे दिए तो वो क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गए। लेकिन ये अगर कोई बयान दे दिए तो वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं। इसको भी आपको पॉलिटिकल कहना चाहिए कि ये बयान जो दिए तो पॉलिटिकल है। नहीं कहते हैं। आपका जो मर्जी वो बोलेंगे और दूसरा को सुनना है, और बाकी जो बोलेंगे वो नहीं सुनना है। जी चलिए, तो मौलाना मदनी का बयान हो, गिरिराज सिंह का बयान हो, या फिर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा जो बयान दिया जा रहा है इन दिनों, जिसको भड़काऊ भाषण कहा जाता है, विवादित बयान पत्रकारिता के लैंग्वेज में कहा जाता है, भाषा में कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और ये हाल के दिनों में एक परिपाटी बनी है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दे देना, किसी जाति समुदाय के बारे में बयान दे देना, न्यायपालिका के खिलाफ बयान दे देना। बहरहाल गिरिराज सिंह ने क्या कुछ बयान दिया, एक बार आपको वो पहले हम सुनवाते हैं। ये बात बिहार जैसे प्रांत से लेकर के देश भर में लव जिहाद, मैं उस से पीड़ित हूँ। अपने जिले बेगूसराय में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सारी जिहादें चल रहा है। और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन, अब बिहार में हिंदुओं को सनातन की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इस देश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से टेरेसा को मदर टेरेसा कहा गया, शांति पुरस्कार दिया गया, लेकिन वो टेरेसा मदर वाली काम नहीं की। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया आदिवासियों को, गरीबों का। आज बिहार सहित, मेरे जिले सहित घृणा पैदा की जा रही है। धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में कर रहे हैं, लव जिहाद मुसलमान में हो रहा है। ये हिंदुओं के लिए बड़ी समस्या होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज कमलदेव नारायण शुक्ला साहब तक पहुंच रही है। कमलदेव नारायण साहब, आपसे सवाल था कि मौलाना मदनी ने जो विवादित बयान दिया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जो कहा, और उस बयान को फिर हमने एक बार शशि रंजन साहब के लिए फिर से प्ले कराया कि मदर वाला काम नहीं कर रही है मदर टेरेसा ने, नहीं किया। किस रूप में देखते हैं आप इस तरह के जो विवादित बयान आते हैं उसको? कमलदेव साहब जी, मैंने शुरू में ही कहा कि मदनी जी के बयान को कहीं से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। अब इब्राहिमी जी, आपने गिरिराज बाबू के बयान को लाया है, तो शायद आप भी भुला गए कि जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं उस पार्टी में वो सबसे बड़ा ग्रेडिंग माना जाता है। गिरिराज बाबू कहने वाले हैं कि जो बोले वो चले जाए पाकिस्तान। अनुराग ठाकुर जी कहने वाले हैं कि इन सालों को गोली मारो। आप उठा के देखिए, उनका प्रमोशन होता है। तो गिरिराज जी की मजबूरी है। गिरिराज जी कभी आपने गिरिराज जी का बयान सुना है कि जो मंत्रालय उनको है और पहले था, उस मंत्रालय में बिहार के विकास के लिए कौन काम उन्होंने किया है?
यह बात गिरिराज जी नहीं बोल सकते हैं। अब जहां तक रहा मदर टेरेसा की बात, तो मदर टेरेसा पर टिप्पणी गिरिराज जैसे पागल आदमी ही कर सकता है, कोई स्वविवेकी आदमी ही काम नहीं कर सकता है। या जिस आदमी को अपने मेरिट पर भरोसा नहीं हो, राजनीतिक शुचिता और शालीनता पर भरोसा नहीं हो, केवल ऐसे भड़काऊ बयान देकर ही अपने प्रोन्नति पर उम्मीद रखता हो, वही व्यक्ति ये बयान दे सकता है। इसके पहले हम सुन रहे थे झारखंड के रमाकांत जी का, जो बीजेपी के हैं, जो उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर बात कुछ कहा। तो जो कांग्रेस के रिजिम में जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता था, उनके जजों का भी जजमेंट आपने देखा होगा। और जहां तक आपने कहा कि पक्षधर करके अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 14 से लेकर अभी तक जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज के अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें 10 से 15% जजेज एज ए लेयर उनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा, ही जांच का विषय है। और माननीय हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो जज बने हुए हैं। और जो कॉलोनियल सिस्टम पहले था, जिस पर बीजेपी इतना हो हंगामा किया कि साहब जुडिशियल कमीशन बना के अपॉइंटमेंट हो, तो आपको याद होगा इब्राहिमी जी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट में जो वर्डिक्ट दिया था, उसमें कहा था कि 4 मेंबर होंगे, सीजेआई, प्रधानमंत्री, एलओपी और कोई कैबिनेट का सीनियर लीडर। तो आखिर आपको क्या जरूरी थी? अगर आपका नियत और नीति दोनों ठीक था, तो 4 आदमी की कमेटी बनती तो निष्पक्ष होता। तो आपने कानून बनाकर उसमें 3 आदमी किया, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एलओपी। तो जब 2-1 का बहुमत होगा, तो निश्चित रूप से जो अपॉइंटमेंट होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। और जिस खेल के लिए यह काम किया गया, यह खेल आपको पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का काम चाहते हैं, क्योंकि उनको देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। जिस जीडीपी की आज बात हो रही है, उस सरकार को यह भी बताना चाहिए कि 14 के बाद हमारे देश पर विश्व बैंक का कर्जा कितना बढ़ा है, वह कर्जा किस पर है? इस देश की जनता पर है, आवाम पर है। कर्जा लेकर सरकार चला रहे हो, रेवाड़ियां बांट रहे हो और संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग कर रहे हो और दोषारोपण कांग्रेस पर करते हो। अरे कांग्रेस अगर कुछ गलती किया तो उसमें तो आप झंडा दिखा रहे थे। कांग्रेस के सत्ता में हटने के बाद जब 14 में आए, तो बहुत जगह आप झंडा दिखा के उद्घाटन किए, यह आपका किया हुआ नहीं था। और जितना चीज को आप बेच रहे हैं, यह भी आपका निर्माण किया हुआ नहीं था। तो अच्छा, जो जिन चलिए, लोगों को नेहरू फोबिया हो, अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या करी, इस पर हम आएंगे। हम विवादित बयानों पर है फिलहाल। कमलदेव साहब, टॉपिक पे हम रहते हैं। विवादित बयान गिरिराज जी के डीएनए में है, अनुराग ठाकुर जी के डीएनए में है, क्योंकि अपना मेरिट तो कुछ है नहीं। अगर मेरिट है तो मैं चुनौती देता हूं कि गिरिराज जी बताएं कि जो जो केंद्र में उनका मंत्रालय रहा है, उस मंत्रालय से संबंधित बिहार में कौन सा काम उन्होंने किया है। एक काम बताएं जो उन्होंने किया हो। लेकिन यह इस पर वो डिबेट नहीं करेंगे, इस पर वो वक्तव्य नहीं देंगे। वो वक्तव्य देंगे हिंदू मुस्लिम पर, वो वक्तव्य देंगे कांग्रेस के खिलाफ। अपना तो कुछ है नहीं, और यही करके वो लोग सत्ता में है। ईमानदारी पूर्वक अगर पूछें, 370 की बात हम देखें, वो लोग बार बार उठाते हैं। 370 किस परिप्रेक्ष्य में आया था, उस समय क्या हालात थी, उसके बाद आपने 371 लगाया सिक्किम वगैरह में, पूर्वोत्तर राज्यों में, तब उस बारे में आप कहते हैं कि हालात वैसा थी। तो आजादी के बाद भी हालात वैसा थी, तो लगा होगा 370। अच्छा, चलिए लौटते हैं कमल साहब आपके पास लौटते हैं। कमलदेव साहब आपके पास लौटते हैं। रमाकांत जी का रुख कर लेते हैं। रमाकांत जी, जिस तरह से देखिए, आप
बीजेपी को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन संवेदनशील शख्स है आप, बातों को बहुत गंभीरता से आप समझते हैं और रखते हैं। किस रूप में इसको देख रहे हैं एक देश के लिए कि न्यायपालिका पर अगर लगातार, जैसे संबित पात्रा ने कहा कि राजनीति कर रहे हैं जजेस, अभी जो कमलदेव साहब कह रहे हैं कि भाई आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि 10% जो जजेस हैं देश के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में, उनका बीजेपी से ताल्लुक रहा है, तो ये राजनीति से प्रेरित कभी नहीं रहा है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उस पर पूरे देश का विश्वास है। तो किस रूप में किधर देश जाएगा अगर इस तरह की बातें आएंगी तो? नहीं, कमलदेव साहब को लगता है अतीत का इतिहास जानकारी में नहीं है। उनको अतीत का इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने राजनीतिक प्रयोग के रूप में उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया है और कईयों को इस तरीके से उन्होंने उपाधियों से विभूषित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जिस तरीके से कैंसर बनने का काम किया, कई मुद्दों को लेकर के, कई कानून को दे करके, जिन 370 और 35A की बात कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने अखंड भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करते हुए 370 और 35A को हटाने का काम किया, तो ये भी इनको दर्द हो रहा है। आज पूरा देश में नक्सलवाद खत्म होने को है, हमने डेडलाइन दे दिया, आतंकवाद के लिए भी डेडलाइन हम दिए हुए हैं और नक्सलवाद के लिए भी डेडलाइन दिए हुए हैं कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। आज गरीबों को हटाने वाली कांग्रेस पार्टी आज गरीब लोग चैन से जी रहे हैं, कोई भूखमरी का शिकार नहीं है, कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री को जीते जी भारत रत्न दे दिया। बेशर्म कांग्रेस पार्टी के ये विद्वान प्रवक्ता को ये मालूम क्यों नहीं हो रहा है? 12 और 13 में ठीक है, और यही वजह आज गिरिराज दा पर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप गिरिराज दा पर आरोप लगा रहे हैं जो इतने लोकप्रिय सांसद हैं, आपके बिहार से चुन करके बार बार जा रहे हैं, आपके सामने से प्रचंड बहुमत से जीत करके जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। जनता को गुमराह, आप इस बार भी हाशिए पे चले गए, लोकसभा में भी चले गए और विधानसभा में भी चले गए। अच्छा कमल जी, कांग्रेस पार्टी एक बार कमल जी लौट आप ही के पास आएंगे। कमल जी आप ही के पास आएंगे, एक बार रमाकांत जी को सुन लेते हैं। कमल जी आते हैं आपके पास। जी कमल देव जी, बौखलाइए नहीं श्रीमान। कांग्रेस पार्टी यदि बिहार में बढ़िया से काम कर रही थी और देश में काम कर रही थी, ये हाशिए में आप कैसे चले गए? आज संविधान पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये मदनी जी के बयान पे आपके वो लाल पुस्तक धारण व्यक्ति क्यों नहीं बयान देने आ गए? आपके एक भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का बयान क्यों नहीं आया? और आपके जीते जी प्रधानमंत्रियों को अपने भारत रत्न दिया और भारत रत्न को भी आपने ये सर्वोच्च सम्मान को भी अपने राजनीतिकरण करने का काम किया है। अच्छा एक बात और दूसरी बात है, सुन लीजिए मेरी बात को, पहले इसमें बोलिए नहीं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों की वजह से हुआ। जिस मदर टेरेसा जी की बात कर रहे हैं, क्या ये पहली बार बयान आए हैं? क्या भारत के सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े फिलोसफर ओशो रजनीश जब जिसको भगवान की उपाधि थी, भारत की जनता ने, दुनिया ने उन्हें भगवान की उपाधि दी, उनके बयान को आप पहले देख लीजिए। क्या गरीब लोग ही और गरीब आदिवासी धर्मांतरण होते हैं? एक भी शुक्ला जी और एक भी मुखर्जी जी क्यों धर्मांतरित क्यों नहीं होते? बयान बड़े बड़े दे देने से नहीं होता। क्या इसे सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ता है? क्या हर में FIR होना जरूरी होता है? क्या संविधान का गलत फायदा उठाने का काम मत करिए कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय। चलिए समय की कमी है, एक बार सुन ले रमाकांत जी। हाँ शशि कमलदेव साहब कम शब्दों में रखिए। आप लोगों के DNA में है और संविधान का गलत उपयोग आप लोग खुद करते हैं। अरे भैया आप कह रहे हैं ना, आपने जो कंटेस्ट दिया मैंने बताया कि गवर्नर जी को राज्यसभा कौन भेजा? अरे भैया हमारा DNA क्या है उस ठीक जाने, आपका DNA का तो पता ही नहीं है। फुल बेंच में वर्डिक्ट कमल देव जी कि कोई जुडिशियल अफसर आफ्टर रिटायरमेंट कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट नहीं लगा। अरे हमारे केस करवाते हैं, हमारे DNA का तो पता है आपको। जब आपका मनसा पूरा हो जाता है तो उनको राज्यसभा भेज देते हैं। कमल जी सुन लीजिए मेरी बात को, हमारा DNA का पता है आपको, लेकिन आपका DNA क्या है तो कोई पता ही नहीं है। आप क्या हैं?
चलिए इसका तो चलिए पता चलिए ही चलिए, नहीं, समय आपका समाप्त हो गया, DNA ही समय नहीं समाप्त हो है। गया। रमाकांत जी, समय समाप्त हो गया। आप रमाकांत कहाँ जी, हैं? बहुत आप तो शुक्रिया उदासीन में पड़े हुए हैं। आपका। सुशांत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शशि साहब, माफ कीजिएगा, हम नहीं आ पाएंगे, आपके पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया शशि साहब आपका। कमल देव साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज को।